एस्ट्रोलॉजर कैसे बने? यू विल बी सरप्राइज टू नो कि मैं बहुत ही नास्तिक किस्म का और एस्ट्रोलॉजी, प्लैनेट्स, नंबर्स, हस्तरेखा इन सब के एकदम अगेंस्ट था। वो टर्निंग पॉइंट क्या था आपकी लाइफ में कि आप एकदम नास्तिक से आस्तिक बन गए, लिटरली एस्ट्रोलॉजर में? आई विल से कि इट्स अ चेन ऑफ इंसिडेंट्स जो मेरे साथ में हुए। मेरी जो कार है उसका जो फ्रंट मिरर होता है, बड़ा सा जो आगे वो मिरर होता है, वो टूट जाता है विदिन 3 मंथ्स। जो हमारे बॉडी में, मैं दिमाग की बात नहीं करूँगा, बॉडी के अंदर जो चक्रास होते हैं वो बहुत ज़्यादा किसी को किसी भी चीज़ के लिए कंट्रोल करते हैं। मैंने शुरू से एक ही बात सीखी है, या तो मन आपको कंट्रोल कर ले या आप मन को कंट्रोल कर लो। आपको बिजनेस में, शेयर मार्केट में आपने इन्वेस्ट किया, उसमें काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ, तो आप उस टाइम आपकी जो मेंटल स्टेबिलिटी वो कैसी थी? डिप्रेस क्या था? शेयर मार्केट को अमूमन लोग कहते हैं ये तो सट्टे का बाजार है, स्पेकुलेशन है। मैं कहूँगा जो इसे सट्टे का बाजार कहते हैं, स्पेकुलेशन कहते हैं, उन्हें शेयर मार्केट की समझ ही नहीं। वो रातों रात अमीर बनने आए हैं, इसीलिए राजा होते हुए भी समटाइम रंक बन जाते हैं। Hi everyone, welcome to the world of Mr. Deal.in. Hi Rajat, कैसे हैं आप? I'm well. Thank you so much for coming here. Thank you. By the way, मैं लग कैसे रही हूँ? किस पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं? अपने नज़रिए से? यस। नज़रिए से बताऊं तो सारे प्रोफेशन को, सारी बातों को अगर मैं अलग रख दूं तो हूँ तो लड़का ही। तो नज़रिए से बता रहा हूँ, आप बेहद खूबसूरत, बेहद अच्छे और बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे हैं। हाय। और मैं सोचता हूँ कि उस अट्रैक्टिवनेस के साथ में ये जो हमारा पॉडकास्ट है बहुत ही आलीशान, बहुत ही उम्दा होने वाला है। आपके प्रोफेशन को लेकर कई सारे मिसकंसेप्शन हैं। क्या आपके बारे में कोई र्यूमर या मिथ है जो आपको पर्सनली इफेक्ट करता हो? मुझे ऐसा तो कोई रूमर या फिर कोई मिसकंसेप्शन या कोई किसी भी तरह का नेगेटिव कमेंट आज तक मुझे नहीं मिला है। और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है। हाँ, कई बार ऐसा होता है क्योंकि हमारी जो हिंदू माइथोलॉजी है, मैं उस पर वीडियो अपलोड करता हूँ, तो एक बार एक इंसिडेंट हुआ था, उसके चलते मुझे वो वीडियो हटानी पड़ी थी। वाल्मीकि जी थे, वाल्मीकि समाज है, वाल्मीकि जी थे। तो एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने वाल्मीकि जी पे एक छोटी सी रील अपलोड करी थी। आज से लगभग 2022 की शायद ये बात है। 2022 में मैंने वाल्मीकि जी की रील अपलोड की थी, जिसमें मैंने ये बोला था कि वाल्मीकि जी संत बनने से पहले, संन्यास साधु इस चीज़ में आने से पहले किसी नेगेटिव प्रोफाइल में थे, जिसको अगर मैं बोलूँ तो वो डाकू थे। ऐसा मैंने शास्त्रों में पढ़ा था। शास्त्र भी नहीं कहूँगा, हो सकता है क्योंकि आजकल जो मार्केट में बुक्स अवेलेबल होती हैं वो किसी ना किसी राइटर के द्वारा ही लिखी गई हैं। तो वहाँ पर मेरी वीडियो जब मैंने डाली तो उस पर कोई रिएक्शन नहीं आया। उसके 6 महीने बाद 2023 पिछले साल में मेरे पास में नोटिस आ गया जालंधर कोर्ट से, वाल्मीकि समाज की तरफ से। मेरे पास आज भी वो फोटो है, और उन्होंने बोला कि आप इस वीडियो को इमीडिएट डिलीट करो, अदरवाइज हम आप पे लीगल एक्शन लेंगे, क्योंकि वाल्मीकि जी डाकू नहीं थे। ये रॉन्ग कंसेप्शन है। तो मैंने कहा देखिए, मैं वीडियो तो नहीं डिलीट करूँगा, मैं इस पर कोई एक एपोलॉजी मार्क या माफ़ी लिख देता हूँ, वीडियो नहीं डिलीट करूँगा, क्योंकि उस टाइम पे उस वीडियो पे मेरे समवेयर 1.5 लाख व्यूज़ आ चुके थे, एंड दैट वाज टोटली ऑर्गेनिक। तो फिर अब मेरे लिए भी डिलीट करना मुश्किल था, नेम एंड फेम हर किसी को चाहिए। सही बात। तो फिर मुझे क्या हुआ, उन्होंने एक न्यूज़पेपर की कटिंग भेजी जो जालंधर हाई कोर्ट ने इशू करा था, और उसमें लिखा था कि आज के बाद वाल्मीकि जी के साथ डाकू शब्द का प्रयोग नहीं होगा। क्योंकि मैं लीगल बैकग्राउंड से हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी ये सब, फिर मैंने कहा भाई ये तो लीगल है। फिर मैंने 1 सेकंड नहीं लगा, उसके बाद वो मैंने वीडियो डिलीट कर दी। हालांकि इस वीडियो की कॉपी, उसके व्यूज़ का स्क्रीनशॉट आज भी मेरे पास में है। तो सम टाइम ऐसा होता है क्योंकि जो भी शास्त्र है उनसे छेड़खानी करी गई है। श्लोक को ट्रांसलेट करने के माध्यम में जब भी हम आते हैं, संस्कृत को जब भी हम हिंदी इंग्लिश में एक आसान भाषा में कोई बुक निकालते हैं, तो राइटर के इमोशंस भी उसमें जुड़ जाते हैं। तो वहाँ पर कुछ ना कुछ त्रुटि, कुछ ना कुछ चेंजेस चीज़ों में हो जाते हैं। तो मैंने जो चीज़ पढ़ी वो उन्हें आपत्तिजनक लगी, तो हमारे लिए भी कई बार डिफ़िकल्ट तो हो जाता है सोशल मीडिया पे। तो जैसा कि आपने कहा
कि कोई नेगेटिव कमेंट, मैं इसी को बस एक कमेंट नेगेटिव मानता हूँ कि मैंने किसी समाज की भावनाओं को ठेस पहुँचाया, जिसके लिए मैंने क्षमा याचना भी करी और मैंने उनसे ओपन ऑफर किया था कि अगर आप मुझे यूट्यूब, सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पे चाहते हैं कि मैं इसके लिए कोई एक 30-40 सेकंड की कोई एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपसे माफ़ी मांगूं, तो मैं वो भी कर सकता हूं। तो उन्हें समझ में आ गया कि भाई ये पर्सन जो है सच में शर्मिंदा है उस चीज़ के लिए, या सच में जो है इन्होंने पढ़ा वो कहीं से रॉन्ग फैक्ट्स थे, उन्होंने उसके लिए टॉपिक को वहीं ख़त्म कर दिया। एंड यू वोंट बिलीव कि ही इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन नाउ। जिस पर्सन ने मुझे वो नोटिस भेजा था, ही इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, कभी कभी क्लैश कर जाती हैं समाज के साथ में। तो बस यही एक नेगेटिव कमेंट है, बाकी ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल पर्सन हूँ कि अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई, इनफैक्ट इन माई प्रोफेशन, मैं उसकी फ़ीस वापस कर देता हूँ। क्योंकि सामने वाले पर्सन को मैं ये समझता हूँ कि उसको अपने पैसे की पिंच होता है कि मैंने इतने पैसे खर्च किए और मेरे को रिजल्ट नहीं मिला। तो मैं ये सोचता हूँ कि क्यों बेकार में किसी की बद्दुआ लेनी या किसी का एक नेगेटिव कमेंट लेना। सिंपली अपने पैसे पकड़ो, आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। अगर आपको मेरे भी किसी भी चीज़ से बेनिफिट नहीं हुआ, कोई चीज़ समझ नहीं आई, और आपके प्लेटफॉर्म पे भी मैं ओपनली कहता हूँ, अगर आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई भी मेरे पास में आता है, कोई भी मेरी कंसल्टेशन लेता है, तो मैं एडवांस फीस लेता हूँ। बट अगर आपको कोई बेनिफिट नहीं होता तो आई एम रेडी टू रिफंड इट, 100% अमाउंट आई एम रेडी टू रिफंड। तो क्योंकि मेरे लिए ये जो चीज़ है, ये सीधा सीधा कोई सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशन नहीं है, इमोशंस एग्जैक्टली, सेटिस्फैक्शन, उससे ज़्यादा जुड़ाव है मेरा। रजत जी, आप लोगों को कैसे कन्विंस करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी सच में साइंस या आर्ट है, ना कि अंधविश्वास? देखिए, बहुत ही सिंपल है मेरे लिए, मुझे कोई मुश्किल नहीं लगता। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ से जुड़े हुए रियल फैक्ट्स, मैं रेगुलरली क्योंकि वर्कशॉप्स करता हूँ, लाइव सेशंस लेता हूँ, इस सब्जेक्ट को पढ़ाता भी हूँ, तो मैं लोगों के बीच में रहता हूँ और वहाँ पर भी मैं सिर्फ और सिर्फ लाइव केसेस सबके साथ डिस्कस करता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। हमारे वास्तु में बोला जाता है कि अगर किसी भी प्रीमिसेस के चारों तरफ कोई वाटर कैनाल, वाटर बॉडी, फ्लोइंग वाटर आप अगर फ्लो कर देते हैं तो वहाँ का वास्तु ठीक हो जाता है। 1937 के अंदर जो भी दुबई, गल्फ कंट्रीज़ हैं, उन्होंने ऑयल को सर्च करना स्टार्ट किया और 1964 के अंदर जाकर उन्हें वो ऑयल मिला। इतना टाइम क्यों लगा? हो सकता है, चलिए, ढूंढना मुश्किल था, बट वहाँ पर मुझे अब वास्तु का एक उनमें चेंजेस मिलते हैं कि 1961 के अंदर दुबई ने अपने चारों तरफ आर्टिफिशियल वाटर कैनाल बनाई और उन्हें उन 25 सालों में सक्सेस नहीं मिली, आने वाले 3 साल में सक्सेस मिल गई। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, बस मैं लोगों के आगे ये एग्जाम्पल्स ही प्रेजेंट करता हूँ। उड़ीसा के अंदर कोणार्क मंदिर है, कहने को मंदिर है, बट वहाँ पर किसी भी तरह की पूजा नहीं होती है। सूर्य मंदिर है, वहाँ पे रथ की शेप में वो मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर के अंदर वास्तु दोष है, उसके साउथ वेस्ट में कुआं बना रखा है, उसकी जो एंट्रेंस है वो वास्तु के हिसाब से गलत है। पर्सनली मैंने खुद जाके उसका वास्तु देखा हुआ है। अब ये चीज़ है, इम्पैक्ट दिखा। कहा जाता है कि जब वो मंदिर बनाया जा रहा था तो वन ऑफ द लेबर कमिटेड सुसाइड देयर। तो ये जो चीज़ें हैं, जब इनका इम्पैक्ट सामने वाले को नज़र आता है और वो खुद से उसे कोरिलेट करते हैं, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो जब उन्हें दिखता है कि हाँ, वास्तु और एस्ट्रोलॉजी इम्पैक्ट तो देते हैं, साइंस तो है, तो फिर वो खुद ही कन्विंस हो जाते हैं। मुझे उन्हें कन्विंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैंने आज तक कहीं अपना टेस्ट नहीं दिया, मैंने आज तक कोई डेट ऑफ बर्थ देख के ये नहीं बोला कि देविका जी आपके साथ में ये होने वाला है, अब आप कन्विंस हो गए, अब आप मेरी कंसल्टेशन ले लीजिए। नहीं, मैं फर्स्ट स्टेज पे पहले ही पैसे ले लेता हूँ, मुझे किसी को कन्विंस नहीं करना, क्योंकि मैं मानता हूँ कि कन्विंस करने से कोई मेरा क्लाइंट नहीं बन सकता, कोई मेरा कस्टमर नहीं बन सकता। वो सिर्फ टेम्परेरी रिलेशन होगा। अगर वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाया है, समझ पाया है, बिलीव कर पाया है, तो ही वो इस चीज़ से या फिर मेरे से जुड़ सकता है। तो मेरा माध्यम सिर्फ और सिर्फ लाइव केसेस और अपनी लाइफ के इंसिडेंट डिस्कस करना रहता है। तो आप एस्ट्रोलॉजर कैसे बने? इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। और मैं ये कहूँगा कि जब मैं एस्ट्रोलॉजर बना तो वो टाइम मेरी लाइफ में होता है ना, जब हम किसी जर्नी पे होते हैं तो बीच बीच में स्टॉपेज आते हैं, माइलस्टोन्स आते हैं, जिस पे लिखा होता है कि भाई अब मनाली 50 किलोमीटर दूर रह गया, अब 40 किलोमीटर दूर रह गया। तो वो जो वाइट माइलस्टोन आते हैं ना, ये मेरी लाइफ में एस्ट्रोलॉजी जो है वो माइलस्टोन थी। मैं डेस्टिनेशन नहीं कहूँगा, बट यहाँ से मेरी एक न्यू जर्नी स्टार्ट हुई है।
यू विल बी सरप्राइज टू नो कि मैं बहुत ही नास्तिक किस्म का और एस्ट्रोलॉजी, प्लैनेट्स, नंबर्स, हस्तरेखा, इन सब के एकदम अगेंस्ट था। और मेरे घर पे बिकॉज ऑफ माई फैमिली कल्चर और मेरी मम्मी पापा के द्वारा फैमिली में, क्योंकि कल्चर ऐसा था, फादर, पेरेंट्स, मम्मी सब इस चीज़ को बहुत फॉलो करते थे। बट ये नहीं कहूँगा कि वो मेरे पे थोपते थे, चीज़ों को बर्डन बनाते थे। हाँ, ये ज़रूर एक्सपेक्ट करते थे कि मैं भी उनको फॉलो करूँ। एंड जस्ट लाइक अदर्स जो भी अपने टीनेज में होते हैं, फिर एक 20s में आते हैं, अपने प्रोफेशन में एंटर करते हैं कॉलेज लाइफ के बाद में, मैं इन चीज़ों को बिल्कुल ही फॉलो नहीं करता था। कभी मुझे बोला जाता था कि भाई ये रिचुअल्स है, कोई चीज़ मंदिर में दे आओ, कोई चीज़ आप प्रोवाइड कर दीजिए, फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ माई मॉम एंड डैड मैं उस चीज़ को कर देता था। बट मैं ये बिलीव नहीं करता था कि उस चीज़ से मेरा कुछ बेनिफिट हो जाएगा, बिकॉज मैं बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन रहा हूँ लाइफ में। मैं कोजिस के पीछे जाता हूँ, कोई मुझे कुछ चीज़ बोलता है तो मेरे को वाई का आंसर चाहिए होता है, और वही कुछ क्वेश्चन है जो मुझे इस फील्ड में लेके आए। जैसे अमूमन बोला जाता है कि झाड़ू को पैर मत लगाइए, बोला जाता है कि बिल्ली रास्ता काट गई तो आपका कुछ ना कुछ काम खराब हो जाएगा, जाते हुए किसी ने छींक दिया तो अपशुगन है। ऐसे तमाम क्वेश्चन मुझे बहुत इरिटेट करते थे। आवाज़ दे दी किसी ने आवाज़ दे दी पीछे से। अरे भाई, छोटी सी बिल्ली इतनी बड़ी मेरी गाड़ी में जा रहा हूँ, क्या बिगाड़ लेगी? तो जब मैं फिर इसका रीज़न पूछता था क्यों, वाई, वो बोला जाता था तुझे बस समझा दिया तो इसको फॉलो कर ले, हर चीज़ के पीछे क्यों नहीं होता। और मैं मानता हूँ कि आज का जो यूथ है, जो हमारे कल्चर और उसके पीछे साइंटिफिक रीजंस हैं उसको जान ही नहीं पाता, इसीलिए वो कल्चर से, एस्ट्रोलॉजी से, वास्तु से इसको एक सुपरस्टिशियस मिथ, बेफिजूल की चीज़ें कह के झुटला देता है, जबकि आई कैन प्रूव कि इट इज़ टोटली साइंस। फिर जब मुझे उन सवालों का जवाब मिला कि इसके पीछे साइंस है, फिर मैंने इसको फॉलो करना स्टार्ट किया। और जब मैंने फॉलो किया तो देविका जी, यू वोंट बिलीव कि मेरे जीवन का जो चक्का है ना, वो एक नई दिशा में डाइवर्ट हो गया। उससे पहले मैं बिल्कुल फॉलो नहीं करता था। एंड इनफैक्ट मुझे कुछ चीज़ बोली जाती थी ना, तो मैं ट्राई करता था, झाड़ू को पैर लगा के देखता हूँ शाम तक मेरा क्या खराब हो जाएगा। सीरियसली। बट बचपना था, ना समझी थी, जो कि अब पता लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके पीछे आपको तर्क ना मिले, जिसके पीछे आपको लॉजिक ना मिले, फिर भी समझ लेनी चाहिए, फिर भी फॉलो कर लेनी चाहिए। तो ठीक है, उसका मुझे कोई रिजल्ट भी मिला। जैसे कि बहुत कम लोग जानते हैं कि आई एम अ वेरी गुड शेयर एनालिस्ट। मैं शेयर मार्केट में एक्टिव हूँ, बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर लेता हूँ। बट ड्यूरिंग माई स्टार्ट ऑफ बिजनेस आई डिड अ ह्यूज लॉस इन शेयर मार्केट। और उस लॉस को आप बिलीव नहीं करेंगे, जो हमारे गुरुजी हैं उन्होंने मुझे मना किया था, डोंट एंटर इन शेयर मार्केट, इट इज़ नॉट लाइक, आपके लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है, शेयर मार्केट में आप कुछ नहीं कर पाओगे। बट फिर मैंने उनको बोला कि हाँ जी, जो आपने कहा था वो सच हुआ, शेयर मार्केट में मुझे नुकसान हुआ। और उसके बाद उन्होंने बोला कि अब आपको ट्रेडिंग इस तरीके से करनी चाहिए। तो मैंने, क्योंकि तब तक फिर मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ चुका था, मैंने देखा कि हाँ, मेरी प्लानिटरी पोजीशन एक पर्टिकुलर सेक्टर में, पर्टिकुलर फील्ड में जो है अच्छा कर सकती है। एंड फ्रॉम लास्ट 10 years आई एम डूइंग वेरी वेरी गुड इन शेयर मार्केट, and I can show my portfolio, I can show in papers that I have earned a huge profit in share market. तो ये एक नटशेल, एक रीज़न है कैसे मैं एस्ट्रोलॉजी में आया, किस तरीके से मेरा जो एस्ट्रोलॉजी का करियर कह लीजिए या नॉलेज कह लीजिए वो स्टार्ट हुई। कांग्रेचुलेशन। वो टर्निंग पॉइंट क्या था आपकी लाइफ में कि आप एकदम नास्तिक से आस्तिक बन गए, लिटरली एस्ट्रोलॉजर में? एग्जैक्टली तो नहीं पता कि एग्जैक्ट सिचुएशन क्या थी, बट आई विल से कि इट्स अ चेन ऑफ इंसिडेंट्स जो मेरे साथ में हुए। फॉर एग्जांपल लाइक मेरी जो कार है उसका जो फ्रंट मिरर होता है, बड़ा सा जो आगे वो मिरर होता है, वो टूट जाता है विद इन 3 months। मैं पहले से सोचा था इंसिडेंट है, कोइंसिडेंस है, हो जाता होगा, ठीक है। अब जो मैं गाड़ी चला रहा हूँ ये मेरी लाइफ की 3rd कार है, उसमें भी फिर मुझे पता लगा कि इसके पीछे रीज़न क्या है। तो मुझे देखा एस्ट्रोलॉजी में, हाँ मेरी डेट ऑफ बर्थ से रीज़न है कि मेरे शीशे टूट जाते हैं। मैं आपको अपना मोबाइल दिखाऊं, मोबाइल का जो वो एक शील्ड ऊपर लगाते हैं, मैं नाम भूल गया उसका, क्या बोलते हैं, टेम्पर्ड ग्लास, वो टूट जाता है विद इन 15 to 20 days। तो मुझे पता चला वो समवेयर जो है एक प्लैनेट से रिलेट करता है और वो मेरा ख़राब है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे लगा कि हाँ कुछ साइंस है।
एक बार ट्राई करना चाहिए, एक बार देखना चाहिए, कुछ तो है इसके पीछे। और जब मैंने वो पढ़ा और मैंने अपनी लाइफ के जो भी चेंजेस थे उनको उससे कोरिलेट किया, तो मैंने कहा ये तो प्री डिसाइडेड है, ये तो जो स्क्रीनशॉट हमें हॉरोस्कोप में दिया गया उससे हम आगे का पता ही लगा सकते हैं। तो व्हाई आई डोंट अंडरस्टैंड इट रादर देन गोइंग फर्दर। पहले आप जान ही लो ना। ये तो मतलब बहुत सिंपल है, जैसे कि आप कहीं पे डेस्टिनेशन पे जाते हैं, आप गूगल मैप यूज़ करते हैं, आपको सारा बताता है आपको इतने कट्स लेने हैं, इतने हाईवे यूज़ करने हैं, इतना आपको ड्यूरेशन लगेगी, इतनी स्पीड से जाओगे, इतना ट्रैफिक मिलेगा, यहाँ पे रेड है ऑरेंज है, सब कुछ पता लग जाता है। सेम ऐसी हॉरोस्कोप है, कब आपकी लाइफ स्मूथ होने वाली है, कब आपको उसमें रेड सिग्नल मिलेंगे, कब आपको हर्डल्स मिलेंगी, वो सारा कुछ उसमें पता लग जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% एक्यूरेट होता है, या एक एस्ट्रोलॉजर के हाथ में आपका वो क्या कहेंगे, वो पुरानी मूवीज में तोता दिखाते थे ना, तोते में जान होती है, तो ये नहीं कहेंगे कि एस्ट्रोलॉजर की मुट्ठी में आपका पूरा सारा भविष्य होता है, भूत होता है, प्रेजेंट होता है। मैं बट ये जरूर कहूँगा एक आइडिया जरूर लग जाता है। सिंपल सी चीज़ें मैं हमेशा कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी को आप इस तरीके से यूज़ कीजिए, जब आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, कोई बिजनेस एक्सपेंशन कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो एक बार देख लो, 10 मिनट 15 मिनट लगते हैं, आपका समय अच्छा चल रहा है तो कीजिए, और समय अच्छा नहीं चल रहा तो शेर भी शिकार करने से पहले 2 कदम पीछे हटता है, यानी कि वो लंबी छलांग की तैयारी कर रहा है, तो आप भी 2 कदम पीछे हट जाइए ना, थोड़ा रुक के छलांग मार लेंगे बड़ी, अगर समय ठीक नहीं है। बट आजकल का टाइम क्या है, एस्ट्रोलॉजर को, वास्तु कंसल्टेंट को ऐसा जादूगर समझा जाता है। मेरे पास भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, ऊट पटांग क्वेश्चन आते हैं, जो ये कहती हैं ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, ये मेरी प्रॉब्लम है, मेरे हाथ में कुछ ऐसा जेमस्टोन रख दो, या आप कुछ ऐसा रेमेडी कर दो, जादू की छड़ी घुमा दो कि ये प्रॉब्लम गायब हो जाए। ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं कर सकता, ऐसा कोई वास्तु कंसल्टेंट नहीं कर सकता। और अगर कर सकता है तो मैं उन वास्तु कंसल्टेंट और एस्ट्रोलॉजर से ये पूछता हूँ, आप काम ही क्यों कर रहे हो, आप अपनी डेस्टिनी ठीक कर लो ना, और किसी यॉट के ऊपर किसी मिलियनर बिलियनर की तरह अपनी लाइफ बिताओ। पावर है, पर पावर की लिमिटेशन है, ये समझना जरूरी है। और यही मैं आपको अपने हर वीडियोस में, हर वर्कशॉप में मैं यही समझाने की जरूरत करता हूँ कि देयर इज़ अ साइंस, बट साइंस हैज़ सम लिमिटेशन। इनफैक्ट अगर मैं मेडिकल साइंस की बात करूँ तो पढ़ाते हुए ये कहा जाता है, ये मेडिसिन आपकी बीमारी कम कर सकती है, ख़त्म नहीं कर सकती। डॉक्टर अगर ये कहते ना ये दवाई खा लो और आपको आज के बाद ये डिजीज़ नहीं होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो ये कहता है कि ये दवाई खा लो, आपको आराम मिलेगा। तो जब साइंस में मेडिसिन भी किसी बीमारी को ख़त्म नहीं कर सकती, तो कोई रेमेडी भी 100% ख़त्म नहीं कर सकती। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे इस फील्ड में लेके आए, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इस फील्ड में हूँ, मुझे इस चीज़ की नॉलेज है, ज्ञान है, मेरी लाइफ सही ट्रैक पे है इसकी वजह से। ग्रेट। तो आपके सामने जो सुशील लड़की बैठी हुई है, उसको एस्ट्रोलॉजी में क्या क्या पढ़ना चाहिए? इट डिपेंड्स देविका कि आप एस्ट्रोलॉजी को एक हॉबी के तौर पे लेते हैं या आप इसमें करियर बनाना चाहते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मैं सिखाता भी हूँ, आई पर्सनली टेक डेट ऑफ बर्थ बिफोर टीचिंग समवन, अगर वो उसमें करियर बनाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, आपने कहा कि क्या मुझे पढ़ना चाहिए, आपने बहुत लोग देखे होंगे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इंजीनियर हैं, बट वो लाइफ के अंदर काम कुछ और कर रहे हैं, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं कर रहे, अपनी स्टडी से रिलेटेड नहीं कर रहे। कोई सीए है बट काम रियल एस्टेट का कर रहा है, कोई मैकेनिकल इंजीनियर है बट उसने गाड़ी का शोरूम खोल लिया है। तो पढ़ना अलग है और उस पढ़ाई से कमाई करना अलग है, दोनों ही कॉम्बिनेशन अलग होते हैं। तो इफ़ यू वांट टू गेन नॉलेज अबाउट एस्ट्रोलॉजी, अबाउट वास्तु, न्यूमरोलॉजी, तो आप मोस्ट वेलकम, आप उसे पढ़ सकते हैं, आप बुक से पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई पर्टिकुलर शास्त्र चाहिए तो मैं शास्त्र बता दूं, जैसे वास्तु की बात करें, म्यमतम, विश्वकर्मा प्रकाश, ये शास्त्र हैं वास्तु के, जिसमें ऑथेंटिक वास्तु को बताया गया है। आजकल का वास्तु नहीं, कोई कह देता है वैदिक वास्तु, कोई कह देता है देवता वास्तु, वो सब चीज़ें इसमें नहीं बोली गई, सिर्फ वास्तु के बारे में बताया गया है। बिल्कुल कमर्शियल चीज़ों को हटाकर कोई छेड़छाड़ नहीं करी गई है, जो हमारे स्क्रिप्चर से उनके बारे में इसमें लिखा हुआ है। तो आप वो पढ़ सकते हैं। और अदरवाइज़ मेरा कुछ पॉडकास्ट चलते हैं, मेरे सेशंस होते हैं, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रेट। तो आप एस्ट्रोलॉजर बनने से पहले क्या थे, क्या करना चाह रहे थे? एस्ट्रोलॉजर बनने से पहले मेरा, जो मैं ड्रीम की बात करूँ ना, हर का एक टीनेज, खासकर देखिए आपके पीछे भी देखिए एक बहुत अच्छी कोट लिखी है, ए गोल विदाउट अ प्लान इज़ जस्ट अ ड्रीम, इज़ जस्ट अ विश। तो देखिए
अमूमन जो होता है ना, लोग फेल क्यों होते हैं, वो इसीलिए कि लोग सपने तो देख लेते हैं। मेरे ख्याल से शाहरुख खान साहब का एक इंटरव्यू था, उसमें मैंने देखा था कि बंद आंखों से सपने देखे जाते हैं और खुली आंखों से गोल्स बनाए जाते हैं, प्लान बनाए जाते हैं। तो मैं बहुत छोटी एज से इसी चीज़ में बिलीव करता हूँ कि मैं सपने नहीं देखता, मैं गोल्स बनाता हूँ। और मैं उस गोल्स को एक नंबर्स, क्योंकि मैं शुरू से ही कॉमर्स बैकग्राउंड से रहा हूँ, शेयर मार्केट से रहा हूँ, तो मेरा को नंबर्स से बड़ा प्यार है। तो मैं उन गोल्स को नंबर्स की डेफिनेशन देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई वांट टू बाय सम लग्जरी कार, तो मैं कार नहीं सोचता कि मुझे इतने टाइम बाद एक कार खरीदनी है, मैं ये सोचता हूँ इतने टाइम बाद, फॉर एग्जाम्पल 1 साल बाद मुझे 1 करोड़ रुपया खर्च करना है। मैं ये माइंड में नहीं लगाता कि मुझे 1 साल बाद कोई ओडी, मर्सिडीज, लेक्सस ये गाड़ी लेनी है ना। नाम मेरे लिए मैटर नहीं करता, मेरे लिए नंबर मैटर करता है। तो जब आप नंबर के अंदर किसी चीज़ को ले आते हो ना, तो वो आपका गोल्स डिटरमाइंड हो जाता है। वो गोल्स आपको फिर मिलेंगे, पूरे होंगे, नहीं तो फिर वो सपने बन के रह जाएंगे। और सपने तो तुक्के से ही पूरे होते हैं या फिर किसी और पे डिपेंड होके होते हैं। अपने बलबूते पे तो गोल्स ही पूरे होते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा सा, कुछ भी कह लीजिए, किसी भी तरह से, मुझे नहीं पता, मेरी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग है। क्योंकि कुछ लोग कह देते हैं कि आपका 26 डेट ऑफ बर्थ है, नंबर 8 है, शनि का नंबर है, स्ट्रगल कराता है, बड़ा फोकस कराता है। हो सकता है मुझे वो 8 नंबर की चीज़ें मिल रही हों, या फिर हो सकता है मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई हो। तो इसीलिए जो मैं बिलीव करता हूँ कि चीज़ें हर किसी को हर कुछ मिल सकता है। डिपेंड करता है कि आप उसको कितनी शिद्दत से पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हैं? बिल्कुल 200%। और मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि अगर आप किस चीज़ को एक एक्सप्रेस करके नंबर्स में मांगेंगे, इच्छा करेंगे, तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगी। आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगी। मतलब अगर मैं भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करूं और मैं कोई भी काम नहीं करूं, तो क्या मैं करोड़पति बन सकती हूँ? पोटैटो काउच बन के अगर कोई एक्सपेक्टेशन की जाए, कोई ड्रीम देखा जाए, तो मैंने कहा ना, वो तो सपना ही होगा। गीता भी कहती है, भगवत गीता भी कहती है कि कर्म की इच्छा करो और कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। एकदम गलत है। जो गीता में पढ़ के ये कहते हैं, तो इट मीन्स उन्होंने गीता जो सिर्फ यूट्यूब से पढ़ी है, सोशल मीडिया से पढ़ी है। बिना फल की इच्छा के कोई कर्म हो ही नहीं सकता। आप किसी भी कर्म का नाम ले दीजिए, उसके पीछे फल, डिजायर्स जरूर होंगी। एक्ट्रेस बनना, तो इट मीन्स आपकी इच्छा है ना कि आपको ग्लैमरस चाहिए, आपको, मतलब कोई भी ऐसा काम ही नहीं है कि आप बिना किसी टारगेट के, बिना किसी इच्छा के करे जाएं। इसलिए तो मैं कहता हूँ ना कि गीता में जब ये लिखा है कि कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, ये अधूरा ज्ञान है। जब आप फल की इच्छा करोगे तभी तो आप कोई कर्म करने के लिए डेस्परेट होगे। जैसा कि अभी आपने कहा कि मैं सिर्फ सोफे पे बैठी रहूं और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करूं, तो क्या मुझे चीज़ें मिल जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि आपने उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पहचाना ही नहीं, जाना ही नहीं। इसीलिए आप ऐसा कह रहे हैं। तो सही तरीका क्या है फिर? सही तरीका ये है, किसी भी चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो उस चीज़ को आप अपने सामने रखिए। आप उस चीज़ को मोबाइल का वॉलपेपर बना के रख सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि अगर मुझे 1 साल बाद कोई गाड़ी खरीदनी है, तो मैं उसको अपनी स्क्रीन सेवर पे लगा दूंगा, कंप्यूटर स्क्रीन पे लगा दूंगा, अपने सामने दीवार पे उसका वॉलपेपर लगा दूंगा। उसको कुछ ऐसा कर दूंगा कि वो 24 घंटे मेरे माइंड में वो चीज़ घूमती रहे। अब जब वो चीज़ 24 घंटे मेरे माइंड में होगी ना, तो उसके लिए मेरे अंदर भावना उत्पन्न होगी कि मैं उसको पाने के लिए उस डायरेक्शन में सारा फोर्स लगा के काम करूं। और सिर्फ यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आपको कोई भी चीज़ आपकी झोली में डाल के नहीं जाता है, आप कमाते तो उसे खुद से ही हैं, बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस काम को करने के लिए आपको एनर्जी देता है, आपको लगन देता है, जुनून देता है। तो वो पैशन ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। ऐसा कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको सुबह जब जल्दी हम जगते हैं और रात में सोने से पहले हमारे माइंड में जो छोटा सा वो जो माइंड होता है ना, वो बहुत एक्टिव होता है। तो ये सब करने से भी क्या ऐसा कुछ होता है इम्पैक्टफुल? अगेन मैं वही बात दोहराऊंगा कि हम इतना ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं ना। जैसे कि आपने कहा कि हमें बहुत रिजिड होना पड़ेगा, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड करना पड़ेगा, सुबह याद करना पड़ेगा, रात को याद करना पड़ेगा। आप वो कर ही नहीं पाएंगे। आप रिलैक्स रहिए,
योगा करने के लिए लोग कहते हैं कि आप एक पर्टिकुलर पोस्चर में बैठ जाइए, ठीक है, उसके बाद में आप ध्यान लगाइए, मेडिटेशन लगाइए। फर्स्ट स्टेज पे मेडिटेशन हो ही नहीं सकता, फर्स्ट स्टेज पे योगा हो ही नहीं सकती। वो सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी होगी, वो सिर्फ एक्सरसाइज होगी। फर्स्ट स्टेज पे आप सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड कर ही नहीं सकते हैं, फर्स्ट स्टेज पे आप मैनिफेस्ट कर ही नहीं सकते हैं। बट होता क्या है कि हम 2 दिन 3 दिन 2 हफ्ते 3 हफ्ते उस प्रयास को करते हैं, उसके बाद जब हमें रिजल्ट नहीं आता हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं। और मैंने बहुत बार देखा है कि जब हम उस चीज़ तक पहुंचने वाले होते हैं ना, तभी हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं। तो आप ये मत कीजिए, कहिए कि मुझे रात को सोचना पड़ेगा, सुबह सोचना पड़ेगा। नहीं, भगवान ने आपको 24 घंटे दिए हैं, तो 24 घंटे में से कोई भी 24 मिनट आप निकाल लीजिए सोचने के लिए। कुछ लोग रात को बहुत अच्छा सोच के बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं, कुछ ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठते हैं सनराइज़ के टाइम, तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। हर किसी के लिए अलग अलग समय होता है जो उसकी नेचर के हिसाब से, उसकी प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से उसके लिए सर्वोत्तम होता है, उसके लिए द बेस्ट होता है। यूनिवर्सल रूल इस चीज़ में हर किसी के ऊपर सेम तरीके से अप्लाई नहीं होते। तो हमारे दिमाग में 2 दिमाग होते हैं क्या? कह सकते हैं आप। 2 ही होते हैं बस? अब अकॉर्डिंग टू जितना मैंने पढ़ा है, तो जो हमारे बॉडी में, मैं दिमाग की बात नहीं करूँगा, बॉडी के अंदर जो चक्रास होते हैं वो बहुत ज़्यादा किसी को किसी भी चीज़ के लिए कंट्रोल करते हैं। मैंने शुरू से एक ही बात सीखी है, या तो मन आपको कंट्रोल कर ले या आप मन को कंट्रोल कर लो। अब चाबी आपके हाथ में, आप कैसे चलना चाहते हैं। तो मन के अंदर चक्रास कैसे आ जाते हैं? चक्र तो वैसे गोल गोल बहुत बड़े बड़े होते होंगे ना वो? अगर मैं बात करूं तो ऐसा कुछ विजिबल नहीं होता, ऐसा कोई पार्ट नहीं होता कि किसी को बॉडी को हम स्कैन करेंगे या बॉडी को हम सर्जिकल ब्लेड से काटेंगे तो उसमें से कोई चक्र निकल के आएगा, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ एक बहुत सूक्ष्म पावर है जो हर किसी की बॉडी में सुप्त पोजीशन में होती है, स्लीपिंग पोस्चर में होती है, एंड आपको इनको एक्टिव करना होता है। इफ यू डोंट माइंड, ये सुप्त का मीनिंग क्या है? स्लीपिंग, आई टोल्ड यू ना, सुप्त पोजीशन में या फिर स्लीपिंग पोजीशन में होती है। हाँ, तो उसको एक्टिव करना होता है। अब उसको डिफरेंट प्रोसेस होते हैं कि कोई उसे किसी योगा से एक्टिवेट कर लेता है, कोई मेडिटेशन से, कोई भक्ति से, कोई ध्यान से, या फिर किसी का कभी एक्सीडेंटली वो अवेकन पोजीशन में आ जाते हैं चक्रास। तो डिपेंड करता है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। और वो अगर आप कर लेते हैं तो आपके हाथ में वो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन पावर है, उसको आप बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ग्रेट, दैट्स अगेन सो क्यूट। मैं अपने फॉलोवर्स कैसे बढ़ाऊं? अगर आपको इस बात का पता चल जाए तो सबसे पहले मुझे बता देना। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बट लाइक मैं हमेशा जो है अब थोड़ा सा प्लैनेट्स के इर्द गिर्द ही बात कर रहा हूँ इस पॉडकास्ट में। तो मैं अगेन यही कहूँगा कि हर किसी को इस चीज़ में सक्सेस नहीं मिलती है, बिकॉज हर किसी के अंदर वो स्किल नहीं होते, या फिर मैं ये कहूँ कि हर किसी का जन्म, डेट ऑफ बर्थ, प्लैनेटरी पोजीशन उसके साथ नहीं होती है। बॉम्बे नगरी है, माया नगरी है, उसमें दुनिया एक्टर बनने के लिए आ रही है, पर हर कोई उस फील्ड में शाहरुख खान, सलमान खान तो नहीं बन पाता, हर कोई AR रहमान नहीं बन पाता। कुछ बैकग्राउंड एक्टर, कुछ बैकग्राउंड डांसर, कुछ बैकग्राउंड म्यूजिशियन बन के रह जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप उस फील्ड में कितनी सक्सेस, कितना आगे तक जा पाएंगे। ये डिपेंड करता है आपके, ऑब्वियसली आपके एफर्ट्स पे तो डायरेक्टली डिपेंड करता है, बट आई विल से कि आपकी एंटायर लाइफ के अंदर 30 to 40% रोल एस्ट्रोलॉजी का, वास्तु का, ओकल साइंस का भी होता है। और जाने अनजाने में समटाइम हम अपना फोर्स उस डायरेक्शन में लगा रहे होते हैं जो आपके लिए बनी ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई ट्राई टू पुश दिस वॉल, अगर मैं इसको धक्का मारूं तो 1% मान भी ले मैं इसको धक्का मार भी पाऊं तो उसमें कितना टाइम लग जाएगा। और अगर मैंने इसे खिसका भी दिया दीवार को, तो क्या सामने वाला मुझे समझदार बोलेगा? वो यही कहेगा बेवकूफ़ है, कहाँ डायरेक्शन में, किस क्या क्या करने की ज़रूरत है। तो डिपेंड करता है, आप पहले जान लें आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, प्लैनेटरी पोजीशन के अकॉर्डिंग कि आपको किस चीज़ को धकेलना है, कहाँ जीवन का संघर्ष या फिर आपको अपना जो एफर्ट्स, रिसोर्सेज हैं वो किस चीज़ में लगाने हैं। ग्रेट। थोड़ा सा पीछे आते हैं, आपके 70s 20s के टाइम में
आपने किसी को प्रपोज किया? नहीं, मैं क्या सीरियसली कहूँगा, मैं नहीं। एक्चुअली मुझे आज भी समझ नहीं आता कि प्रपोज करना एक्चुअली होता ही क्या है। अगर आपको कोई पसंद है, देखिए प्यार किसी से भी ज़बरदस्ती नहीं कराया जा सकता। हाँ, कहीं पे लस्ट है, कहीं पे सेक्सुअल डिज़ायर्स इन्वॉल्व हैं, तो वो बात अलग है, ठीक है ना। फिर तो आए दिन हम न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया पे न्यूज़ देखते हैं। बट जहाँ बात प्रपोज करने की आती है, तो मैं उसके पीछे एक मोटिवेशन ये भी समझता हूँ कि हमें किसी से प्यार है और हम उस अपने प्यार के लिए उसके आगे अप्रोच कर रहे हैं कि भाई क्या आपको भी हमसे प्यार है। यही प्रपोज का मतलब होता है मेरी नज़र में तो। और जब बात प्रपोज की आती है तो शायद मैं प्रपोज करना ही नहीं आता था, और या फिर ये कहूँ कि लड़कियों की एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा होती थी कि हाथ में रोज़ हो, गुलाब हो और बैंड हो कि नी के ऊपर एक तरीके से बॉलीवुड स्टाइल में, हॉलीवुड स्टाइल में प्रपोज किया जाए, जो कि बेसिकली कि मैं कहूँगा कि मैंने शायद ही अपनी वाइफ को भी कभी इस तरीके से शादी के बाद प्रपोज किया हो। हाँ, मैं ये मानता था कि अगर किसी से आपके तार जुड़े हुए हैं या जुड़ने वाले हैं तो आपकी बातचीत अपने आप प्रपोज किए बिना ही आगे बढ़ जाएगी। तो इसलिए मैंने कभी लाइफ में किसी को प्रपोज नहीं किया। हाँ, क्रशेस, बातचीत कॉलेज में, प्रोफेशनल लाइफ में वो ज़रूर होती थी, बट प्रपोज वाली कभी ऐसी कोई नौबत नहीं आई। आपको बिजनेस में, शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट किया, उसमें काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ, तो उस टाइम आपकी जो मेंटल स्टेबिलिटी वो कैसी थी? डिप्रेस्ड क्या था? डिप्रेस नहीं था मैं, बिल्कुल भी नहीं था। एंड मेरा जो लॉस था, आई वॉज लाइक अराउंड 23 ईयर्स मेरी एज थी, एंड एट द एज ऑफ 21 आई वॉज वेरी सेटल्ड। आई हैड अ वेरी बिग ऑफिस विद 8 एम्प्लॉइज़, मुझे अच्छे से याद है। एट द एज ऑफ 21 आई हैड माई ओन कार। तो वो 23 साल की उम्र में वो सारा कुछ मेरे से छिन गया था। आई यूज़ टू विजिट इन DTC बस आफ्टर दैट। तो बट मैंने उसे एक लेसन के तौर पे लिया, क्योंकि उस छीनने के पीछे मुझे रीज़न पता था। रीज़न लापरवाही थी। मैं हमेशा कहता हूँ गलती एक बार होती है और वही सेम गलती जब दोबारा होती है वो लापरवाही होती है। तो मिस्टेक जो है मैंने करी और मैंने उसको लेसन लिया कि मेरे से क्या मिस्टेक हुई। उसके बाद अब मैं शेयर मार्केट में दोबारा काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छा कर रहा हूँ। और ठीक है, एक लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, लाइफ इज़ लाइक अ रोलर कोस्टर, कभी अप कभी डाउन। तो दैट वाज मेरा एक डाउन फेज था, बट उसके बाद में मैंने मुड़ के कभी शेयर मार्केट को उस नज़रिए से नहीं देखा जिस नज़रिए से मैंने उन 2 सालों में काम किया था। शेयर मार्केट को अमूमन लोग कहते हैं ये तो सट्टे का बाज़ार है, स्पेकुलेशन है। मैं कहूँगा जो इसे सट्टे का बाज़ार कहते हैं, स्पेकुलेशन कहते हैं, उन्हें शेयर मार्केट की समझ ही नहीं है। वो रातों रात अमीर बनने आए हैं, इसीलिए वो राजा होते हुए भी समटाइम रंक बन जाते हैं। ये प्योर बिजनेस है, लक फैक्टर है, काम करता है। वो लक फैक्टर तो किसी की फैक्ट्री में भी काम करेगा ना, फैक्ट्रियाँ भी तो बर्बाद हो जाती हैं, फैक्ट्रियाँ भी आबाद हो जाती हैं। तो डिपेंड करता है आप किस तरीके से शेयर मार्केट में काम करते हैं। अगर आप इसे एक बिजनेस अप्रोच की तरह लेते हैं, समझ के काम करते हैं, तो यहाँ पर आपको श्योर सक्सेस मिलेगी। तो आपको शेयर मार्केट में कितना लॉस हुआ? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और कितने का मैं कहूँ ना, देखिए कितना किसी के लिए फिगर मैटर तब करती है जब उसके पास कितना है। अगर मैं कहूँ एक 100 करोड़ किसी के पास में है और अगर उसे 10, 20, 50 लाख का नुकसान हो भी गया तो क्या उसे फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। और अगर किसी के पास है ही 50 लाख और उसे 45 लाख, 40 लाख का नुकसान हो गया तो उसका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो मैं फिगर को नहीं बताऊंगा, मैं ये कहूँगा कि जो मेरी संपत्ति थी उसका ट्रिपल मुझे नुकसान हुआ था। तो वो नुकसान कवर करने में मुझे डेफिनेटली 3 to 4 ईयर्स लग गए थे। एंड आई वाज लाइक अपनी लाइफ में 3 से 4 साल पीछे चला गया था। तो फिगर्स की बात ना करके मैं यही कहूँगा कि उस वक्त जितनी मेरी वर्थ थी उसका 3 टाइम्स, अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स मुझे नुकसान हुआ था। किस चीज़ की सर्जरी हुई थी आपकी? वो नॉर्मल सी चीज़ थी, मेरे जो नाक में ब्लीडिंग आती थी और नोज़ में बोला जाता है ना कि नॉर्मली हड्डी बढ़ गई है, तो उससे रिलेटेड होता है। बेसिकली दैट इज़ नॉट अ बोन, वो थोड़ा सा एक जो हमारा अंदर कुछ भी कह लीजिए, मांस कह लीजिए, स्किन कह लीजिए, वो एक्स्ट्रा ग्रो होती है, तो एक साइड का नोज़ल जो है ब्लॉक हो जाता है।
तो आप ब्रीदिंग करने में आपको प्रॉब्लम होती है, एंड समटाइम यू इनहेल फ्रॉम योर माउथ इंस्टेड ऑफ योर नोज़। तो बस उस ब्लॉकेज को क्लीन करना होता है, वो आप सर्जरी के थ्रू कर लीजिए। अब अगर मैं आयुर्वेद की बात करूँ तो उसमें कुछ 30 to 40 सेंटीमीटर का एक थ्रेड होता है। यू जस्ट हैव टू इंसर्ट दैट थ्रेड फ्रॉम योर नोज़, और आपको वो मुंह से निकालना। एग्जैक्टली जैसे आपकी आंखें बड़ी हो गई ना, मैं जिसको भी बताता हूँ उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि इट सीम्स वेरी डिफिकल्ट। ये तो बहुत डिफिकल्ट है, आप कैसे कोई चीज़ अपनी नाक में डाल के मुंह से बाहर निकाल सकते हो, बट ये बहुत सिंपल है। यू वोंट बिलीव, मैं इसे हफ्ते में 2 बार करता हूँ, एंड इट हार्डली टेक्स 1 or 2 मिनट्स, जस्ट लाइक आपको टूथब्रश करने में जितना टाइम लगता है उतना ही मुझे उसमें लगता है। तो उसके बाद जो आपका प्रोसेस है वो एकदम क्लीन रहता है। प्रॉब्लम कोई भी आपको ईएनटी की हो ही नहीं सकती है। अदरवाइज आप देखिए ना, आजकल यूथ की बात कर ले, मिडिल एज की बात कर ले, मैं बुजुर्गों की तो चलिए बात ही नहीं कर रहा, उनको कितना हेडेक की प्रॉब्लम रहती है। तो ये सारा एलिमिनेट हो जाता है आपकी जो भी ईएनटी की डिजीज़ है, कोई भी ब्लॉकेज है, वो छोटी सी चीज़ है, आप उसे कर सकते हैं, जिसको अगर मैं बात करूं तो उसको सूत्र नीति या जल नीति कहते हैं। पानी से भी हो सकती है या फिर किसी धागे से, पर्टिकुलर एक आपको पतंजलि के शोरूम में या कहीं पे भी आयुर्वेद की दुकान पे आपको वो थ्रेड मिल जाएगा। इट्स वेरी वेरी सिंपल, यू जस्ट नीड टू डू सम प्रैक्टिस एक एक्सपर्ट की गाइडेंस में, और उसके बाद आप खुद से इसे कर सकते हैं। तो स्पेसिफिक थ्रेड होता है, वो स्पेसिफिक थ्रेड होता है। उस थ्रेड का नाम? देखिए, रबड़ का भी आता है, आप उसे रबड़ नीति के नाम से भी ले सकते हैं, और कपास का आता है जो हमारे आज से 100 साल पहले कॉटन जिसे कहते हैं उसका, कपास का भी आता है, तो आप उसका भी ले सकते हैं। जो आपकी नोज में से ब्लीडिंग होती थी, मतलब वो स्पेसिफिक समर्स में ही होती थी या थ्रू आउट द ईयर? समर्स में ज़्यादा होती थी, बट वो कभी भी हो जाती थी। इनफैक्ट मेरी मदर, आई रिमेंबर, शी यूज्ड टू विजिट प्रिंसिपल्स ऑफिस, एंड वो रिक्वेस्ट करती थी कि इसको कभी भी गाल पे कोई टीचर ना मारे, क्योंकि वो हिट करते थे तो मेरे को थोड़ा सा वो ब्लीडिंग हो जाता था। ऐसा होता था कि कोई मतलब ऐसे नोज पे टच करने से भी हो जाता है कई बार? एग्जैक्टली, बड़ा ऐसा होता ना, कोई भी आता था बड़ा नाजुक से ट्रीट करता था मुझे, ओह, कि वेरी डेलिकेट, अभी बीमार हो जाएगा, अभी दिक्कत हो जाएगी। बट नाउ आई रियलाइज द पावर ऑफ योगा, एंड पर्सनली मैंने जो है बहुत उसका बेनिफिट देखा है। तो दिस इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज इफ़ यू डू। बस आपको अपनी बॉडी का, अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसका रीज़न पता होना चाहिए। अच्छा, आपने एक बात कही कि इसमें 70s 20s में मेरा ऐसा था कि बीइंग अ बॉय, कि मेरा भी मन करता था 6 पैक्स एब्स हो और लड़कियों को अट्रैक्ट करूं। तो ऐसा कि कोई क्रश, आपकी कोई क्रश रही हो? मैनी, आई विल से मैनी, या तो बट मुझे कभी ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा डिज़ायर नहीं हुई, एंड बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी भी नहीं हुई किसी को अप्रोच करने में, किसी से बात करने में। मैं जहाँ भी होता हूँ, किसी भी महफिल में होता हूँ, किसी भी ग्रुप में होता हूँ, ईजिली एडजस्ट हो जाता हूँ। बहुत ज़्यादा शाई किस्म का नहीं हूँ, इंट्रोवर्ट नहीं हूँ, और बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट भी नहीं हूँ, और कि भाई किसी भी ग्रुप में जाके ज़बरदस्ती, वो कहते हैं ना कि किसी के साथ चेप हो जाना, वो भी आदत नहीं है। तो बैलेंस्ड वे में चलता था, बैलेंस्ड वे में रहता था। तो मुझे लगता है, आप भी फीमेल हैं, मुझे लगता है कि लुक्स के अलावा आपका जो टॉकिंग स्टाइल होता है, आपकी जो हिडन क्लेवरनेस होती है, ये ज़्यादा अट्रैक्ट करती है किसी फीमेल को। आई बिलीव इन दिस थिंग कि आपकी जो एक लुक्स है वो 10 या 20% ही मार्क्स होते हैं उसके। आपका जो टॉकिंग स्टाइल है, हाउ यू ट्रीट अ फीमेल, हाउ यू ट्रीट योर पार्टनर, ये ज़्यादा मैटर करता है। सिंपल सी बात है देविका जी, लुक्स में मान लीजिए सलमान खान, शाहरुख खान जैसा पर्सन आपके सामने हो, पर वो बेहद बदतमीज हो, तो मुझे नहीं लगता आप उससे 5 मिनट से ज़्यादा उसके साथ बिता पाएंगे। 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा बोल दिया आपने। एग्जैक्टली तो आई विल से कि लुक्स इज सेकेंडरी। आप जिस तरीके से किसी को अप्रोच कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, वो प्राइमरी है। द वे यू ट्रीट, द वे यू ट्रीट, एवरीबडी इज हंग्री फॉर रिस्पेक्ट। एस्ट्रोलॉजी का इमोशनल बैलेंस पर क्या होता है? मीन्स कभी लाइफ में आपने वीक फील किया हो तो एस्ट्रोलॉजी ने आपकी कैसे हेल्प किया है? देविका जी, आपने ना मतलब इस क्वेश्चन में एस्ट्रोलॉजी का कोर पूछ लिया है। मैं आपको बताऊं कि एस्ट्रोलॉजी में जब भी कोई प्लैनेट खराब होता है ना, आपने अमूमन देखा होगा कि रेमेडी के तौर पे बताया जाता है कि सो एंड सो चीज़ को जल में प्रवाहित कर दीजिए।
सबसे ज़्यादा रेमेडी के तौर पे यूज़ होता है जल प्रवाह करी गई वस्तु। एंड आपको बिलीव नहीं होगा, जो जल है ना वो माँ का कारक है, वो इमोशन का कारक है। और हम ये फील करते हैं कि हमें कोई भी तकलीफ होती है ना, माँ ऐसा फैमिली मेम्बर है जिसके पास जाके हमें सुकून मिलता है। सॉल्यूशन मिले या ना मिले, उस प्रॉब्लम का सुकून मिल जाता है। और इमोशंस, अगर एक व्यक्ति अपने इमोशन को कंट्रोल कर लेना, तो बोला जाता है कि उसने 9 प्लैनेट्स को ना रावण की तरह अपने कंट्रोल में कर लिया है। रावण ने जब उसके बेटे का जन्म हो रहा था तो 9 के 9 प्लैनेट को अपने कंट्रोल में कर लिया था। और यही एस्ट्रोलॉजी का कोर है कि अगर आपने इमोशंस को जीत लिया ना, आपने अपने चंद्रमा को ठीक कर लिया, तो आपने 9 प्लैनेट्स को कंट्रोल कर लिया। इसीलिए इमोशंस का तो बहुत ज़्यादा रोल है। अगर आप इमोशंस को ठीक तरह से एक सही डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो आप लाइफ में जीत रहे हैं। और एस्ट्रोलॉजी भी सिर्फ और सिर्फ आपकी इमोशनल रेमेडीज़ पे काम करती है, आपके माइंड पे काम करती है। और उसका कारक चंद्रमा है, मून है। अगर किसी का चंद्रमा ठीक है तो उसके इमोशंस ठीक है, अगर किसी का चंद्रमा खराब है तो उसके इमोशंस खराब है। तो कभी आपको ऐसी डिफ़िकल्टी हुई है, जो कोई क्लाइंट आया हो उसका इमोशन हैंडल करने में क्या क्या चैलेंजेस आए? बहुत बार आते हैं, बहुत बार आते हैं। क्लाइंट कई बार तो एकदम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। और सबसे ज़्यादा मैंने जो देखा है ना आज के टाइम में, जो है पैसा किसी की प्रॉब्लम नहीं है, रिलेशंस प्रॉब्लम है। क्योंकि अमूमन बोला जाता है कि भाई पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, और जिसको ये नहीं पता उसको शायद सही दुकान नहीं पता कि वो चीज़ कहाँ मिलती है। बट खुशी आप खरीद सकते हैं, बट मैं आज के टाइम में पर्सन को जब हारा हुआ फील करता हूँ, जब वो उससे ना रिलेशन छूट जाता है। चाहे वो रिलेशन माँ का हो, पिता का हो, सिबलिंग्स का हो, वाइफ का हो, गर्लफ्रेंड का हो, फ्रेंड का हो, किसी का भी हो सकता है। वहाँ वो हार जाता है, वहाँ उसका पैसा भी मदद नहीं कर पाता। तो वहाँ पर मुझे अपने क्लाइंट्स को इमोशन को हैंडल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। मेरे आगे एक ऐसा कन्फ्यूज़न होता है कि उनमें मेरे अंदर वो पावर दिख रही होती है कि मैं उनको वो रिलेशन वापस ला के दे सकता हूँ। कोशिश करता हूँ, समटाइम सक्सेस रहता हूँ और समटाइम अनसक्सेसफुल रहता हूँ। तो वहाँ पर इमोशंस मेरे लिए भी हैंडल करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो रजत जी, जब आपने एस्ट्रोलॉजी एज अ करियर स्टार्ट किया था, तो ये आपकी खुद की पर्सनली क्वेस्ट थी या फिर कोई स्पेसिफिक एक्सपीरियंस जिसने आपको इंस्पायर किया हो? दोनों ही चीज़ें थी। पर्सनली मुझे शुरू से रीडिंग का शौक़ रहा है। काफ़ी बुक्स का मेरे पास में कलेक्शन है, जिसमें मैं रेगुलर 1.5 से 2 घंटे मैं अपना बुक्स के साथ में एकांत में रहना पसंद करता हूँ, बुक्स पढ़ना पसंद करता हूँ। एंड मतलब मैं इसे ऐसे ही कहूँगा कि जो बुक्स है ना, मैं बड़े ही गंदे तरीके से पढ़ता हूँ। मेरे से उम्मीद करी जाती है कि घर पे, क्योंकि ये मेरी काफ़ी किताबें धार्मिक होती हैं, तो उस पर पेन पेंसिल ना चलाया जाए, जबकि मैं उसको पूरा रंग देता हूँ कि ये मेरा ये नोट्स है, ये मुझे पॉडकास्ट में यूज़ करना है, ये मेरा ये श्लोक है, इसका ये मीनिंग है। तो बुक से मुझे बहुत प्यार है। 126 बुक का मेरे पास में कलेक्शन है, जो मैं नॉर्मली उनके साथ में डेली 1.5-2 घंटे स्पेंड करता हूँ। अब बात आती है, जो आपने पूछा कि ये मेरी उत्सुकता थी इस सब्जेक्ट में आना, तो डेफिनेटली थी। मुझे जानना था कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर ऐसी क्या पावर है, ये क्या चीज़ है जो हमें जाननी चाहिए ताकि हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाता है। और वो मुझे मिला भी। वो मेरा एक्सपीरियंस था, जब मुझे वो सॉल्यूशन मिला, वो मुझे अट्रैक्ट करा इस करियर में, इस फील्ड में लाने के लिए। और जो मैं ये कहूँगा कि भाई मैं कोई इसमें फील्ड का एक्सपर्ट नहीं हूँ, स्टिल आई एम ए स्टूडेंट, स्टिल आई एम रिसर्चिंग। और ये रिसर्च मुझे लगता है कि इतनी वास्ट है ना, कि मेरा ये जो एक बर्थ है इसके लिए काफ़ी नहीं है। क्योंकि मैं एक चीज़ पढ़ता हूँ, उसके 10 सिम्टम निकल जाते हैं, 10 सॉल्यूशन निकल जाते हैं, फिर मुझे वहाँ जाना पड़ता है। कोई प्रॉपर एक इंडेक्स नहीं है जिसको फॉलो करके मैं इसको सुलझा सकूँ। तो इसी के चलते जो है मैं इतना खुश हूँ, इसके अंदर इन्वॉल्व हूँ। और दोनों ही चीज़ें हैं, ट्विस्ट भी है और मेरा एक्सपीरियंस भी है। आपको कब फील हुआ कि ये जस्ट आपका शौक नहीं है, ये मतलब होता है ना कि हाँ दिस इज़ द वन, कि मुझे अपना इसमें करियर बनाना है? वो स्पार्क, वो जो हिट है, वो मुझे 3 जगह पे महसूस हुआ। नंबर 1, जब मैंने अपना प्रोफेशन में कुछ मिस्टेक्स करी, और वो मिस्टेक्स मुझे एक हमारे गुरु हैं या एस्ट्रोलॉजर कह लीजिए, उन्होंने वो मिस्टेक्स मुझे बताई थी कि अगर आप ये करोगे तो इसका ये सिम्टम आपको फेस करना पड़ेगा। वो मैंने किया, तो और लोगों की तरह मैंने भी सोचा, उनका तुक्का था, हिट हो गया। हो सकता है कोइंसिडेंस था,
इसका उनके अकॉर्डिंग जो है रिजल्ट मेरी लाइफ में मिला। फिर एक और चीज़ हुई जो कि मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड थी, मेरी मैरिड लाइफ से रिलेटेड थी। तो वो जब चीज़ मेरे साथ हुई तो मैंने कहा कि ये भी उन्होंने बताया था, एक बार और तुक्का तो फिट हो नहीं सकता। यानी कहीं ना कोई साइंस ज़रूर है जो हमारा मार्गदर्शन कर रही है, जो हमें नेविगेट कर रही है। तब समवेयर जब मैं लगभग जब 25-26 साल का था, तब मैंने इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा स्टडी करना शुरू किया। और जब मैं अपने 28 एज में था, मैं आफ्टर माय मैरिज, तब मैंने इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा। और उसका जो सबसे ज़्यादा मेरा साथ दिया इसको स्टडी करने में कोविड ने दिया। तो कोविड में खाली था, तो मैंने जो कोविड का वो जो 2 साल का समय था उसमें मैंने बहुत सारा एनालिसिस किया। तो मैंने सारा समय तब इसको जाना क्या चीज़ है, कैसे काम करती है, और मुझे काफ़ी रिजल्ट्स भी मिले। जब आपने एस्ट्रोलॉजी एज अ करियर चूज़ किया था तो क्या आपकी फैमिली ने सपोर्ट किया था और क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे उन्हें? देखिए, जब भी मैं रिलेटिव्स की बात करूं, चाहे किसी इंसिडेंट की बात करूं, मैं इसे एस्ट्रोलॉजी से ज़रूर जोड़ता हूं। फॉर एग्जांपल, आज मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूं, आज से पहले कभी आपसे मिला नहीं। आपके साथ मुझे अवसर मिला MrDeal.in के चैनल पे एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, ऑकल साइंस, तंत्रिज्म के बारे में बात करने का। तो मुझे ये मौका आज ही क्यों मिला? मैं आज से पहले भी तो मिस्टर डील से किसी ना किसी तरीके से जुड़ सकता था और आज के बाद भी जुड़ सकता था, बट वो घटना आज ही क्यों घटित हुई? तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं रात को बैठ के पंचांग खोलता हूँ, अपनी हॉरोस्कोप खोलता हूँ, और उसमें मैं उस कॉम्बिनेशंस को ढूंढता हूँ कि वो कॉम्बिनेशन कौन से थे जिन्होंने इस सिचुएशन को पैदा किया कि मैं देविका जी के साथ MrDeal.in के चैनल पे बैठ के आज इस सब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ। वो मुझे 2 तरीके से हेल्प करता है। नंबर 1 कि अगर वो पॉजिटिव था तो मैं उसे दोबारा कैसे इनवाइट कर सकता हूँ कि मुझे पॉडकास्ट मेरे हेल्प कर रहा है, तो वो कॉम्बिनेशन में ढूंढूं और मैं उसे दोबारा एस्टेब्लिश करूं ताकि मुझे देविका जी किसी के साथ भी दोबारा वो पॉडकास्ट करने का मौका मिले। नंबर 2, ऐसी एस्ट्रोलॉजी में क्या पावर है ताकि अगर मेरे पास कोई इन्फ्लुएंसर आए तो मैं उसकी कुंडली में भी वो कॉम्बिनेशंस ढूंढने की कोशिश करूं ताकि उसे भी वो अपॉर्चुनिटी मिले जिसका मैं बेनिफिट उठा चुका हूं। और मुझे उसमें बहुत हद तक सक्सेस मिलती है। और यही मैं मानता हूं कि जो मेरा रात का वो जो 1 और 1.5 घंटे का एक पीसफुल टाइम होता है ना, वही मेरा मेडिटेशन होता है। तो उसमें मुझे अपना एक एनलाइटमेंट कहने लीजिए, अपने अंदर एक जैसे एक गैजेट होता है ना, मोबाइल को भी रात को चार्जिंग पे लगा दिया जाता है। तो ये मेरा चार्जिंग प्रोसेस है। इस तरीके से मैं जो भी अपना विजडम, नॉलेज कह लीजिए, उसको मैं रिचार्ज करता हूँ। तो डेफिनेटली ये मुझे हेल्प तो करती है। गुड टू नो। एस्ट्रोलॉजी में एथिक्स का क्या रोल है? क्या कभी आपको ऐसा फील हुआ कि आप अपने क्लाइंट को एडवाइस दे रहे हैं तो वो उनकी लाइफ पे गलत इम्पैक्ट भी डाल सकती है? आपके अकॉर्डिंग वो एडवाइस सही है बट उनके लिए वो गलत हो जाए? हाँ, बहुत बार होता है ऐसा, बहुत बार होता है कि रेमेडी के तौर पे या एक आगे आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि जो उनका लाइफ स्टाइल है या जो भी वो पैटर्न पे चल रहे हैं उससे उन्हें कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो हम उस लाइफ स्टाइल में उन्हें चेंज करने को बोलते हैं। अब वो चेंजेस उनकी हैबिट से भी रिलेटेड हो सकते हैं, वो चेंज उनके किसी डाइट से रिलेटेड हो सकते हैं, किसी भी तरह का कोई चेंज हो सकता है। अब समटाइम क्या होता है कि जैसे कि मैंने एक पर्सन को बोला था, मून की चंद्रमा की रेमेडी है, बड़ी कॉमन रेमेडी है, उनका चंद्रमा ख़राब था, तो उसमें मैंने बोला कि आपको जो है सूर्यास्त के बाद में मिल्क का कंजम्पशन नहीं करना। कई लोगों को रात को दूध पी के सोने की आदत होती है, या खाने के बाद में दूध ले लिया, रात को सोते समय दूध ले लिया। तो इस पे ना वो बड़ा ही एकदम से उनका ना एक डिफरेंट ही मैंने रूप देखा, एकदम ही अलग उनके ना चेंज हो गए। कह रहे क्या बात कर रहे हो सिंगल साहब, मैं दूध नहीं पीऊँगा तो मेरे को तो रात को नींद ही नहीं आएगी, मुझे तो 1 गिलास भर के दूध चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है जी, बट आप ले सकते हैं, मैं उसका अल्टरनेट दे सकता हूँ, आप वो दूसरी रेमेडी कर लेना। और वो उसी बात पे स्टक हो गए। आप ऐसे कैसे किसी को बता सकते हैं कि दूध ना पे? आप ऐसे कैसे किसी को बोल सकते हैं? मैंने कहा ऐसा है जी, इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है। फिर मैंने उन्हें साइंटिफिक वो रीज़न दिया, फिर वो थोड़ा सा रिलैक्स हुए। फिर मैंने उन्हें बोला कि आपको अगर मिल्क लेना भी है ना, तो मिल्क को फाड़ के पनीर के फॉर्म में, पनीर अलग करके उसका जो एक सब्सटेंस लिक्विड बचता है वो ले लो। अगर आपको उससे भी सेटिस्फैक्शन नहीं होती है तो आप दूध के अंदर केसर या हल्दी डाल के ले लो, वो वाइट नहीं होना चाहिए, उसको आप येलो कर लो। इससे वो जो चीज़ है उसका प्रभाव कम हो जाता है। फिर वो थोड़ा सा कहीं जाके
मोल्ड हुए, चेंज हुए और उन्होंने उस बात को समझा। फॉलो किया हो या नहीं किया हो वो मुझे नहीं पता, बट ऐसी बहुत बार चैलेंजेस आते हैं कि बोलो और सामने, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में बोला गया है कि अगर 11वें घर में सूर्य हो, 11वें घर में चंद्रमा हो, तो ऐसे पर्सन को नॉनवेज का कंजम्पशन नहीं करना चाहिए। अब यही पर्सन कोई कनाडा से, कोई यूएसए से मेरे से कंसल्टेशन ले रहा हो, अरे वहाँ तो डेली कंजम्पशन ही मीट का होता है, मटन का होता है, तो मैं उसको बोलूँ कि आप ना नॉनवेज मत खाया करो, सामने से मेरे से क्वेश्चन करे, फिर मैं खाऊँ क्या? मैं तो दिन में 3 बार खाता हूँ, मैं खाऊँ क्या? मेरे यहाँ तो मिलता ही यही है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो ज्योतिष है, एस्ट्रोलॉजी है, पात्र के हिसाब से, स्थान के हिसाब से प्रोफेशन चेंज होता है, हर किसी के लिए सेम नहीं होता। जैसे कि इस बात में मैं कहता हूँ कि जैसे हमारे कल्चर में बोला जाता है कि जो पूर्व दिशा है, ईस्ट दिशा है, पूजा करते समय, खाते समय उस तरफ फेस होना चाहिए, पूर्व दिशा की तरफ फेस होना चाहिए, ऑस्पिशियस माना जाता है। पर अगर मैं इस्लाम की बात करूँ, वहाँ पर ईस्ट नहीं होता, वहाँ पर वेस्ट होता है, और इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न ये है कि उनका जो मक्का मदीना है वो वेस्ट डायरेक्शन में है, इसलिए वो उसको ऑस्पिशियस मानते हैं। इसमें कोई गलत नहीं है। तो इसीलिए चीज़ें सारी ठीक हैं, आपके नेचर के अकॉर्डिंग, आपके एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग वो चीज़ बदल जाती है। मीन्स जो हमारे हिंदू धर्म में होता है, जो सारी चीज़, जो दिशा ईस्ट में ही होती है, पूरब में ही मोस्टली फेसिंग, हाँ, कि अगर पूजा करते समय आप पूर्व दिशा को देखें, बांधते समय, राखी बांधते समय, कोई भी रिचुअल करते समय आप पूर्व दिशा की तरफ देखें। अलग जो धर्म में वेस्ट की तरफ होता है तो उनके लिए वो अच्छा है, वो अच्छा है, हमारे लिए वेस्ट बुरा है, वो बुरा है। हमारे लिए वेस्ट बुरा नहीं है, पर्टिकुलर रिचुअल्स के लिए स्पेसिफाई फॉलो नहीं कर सकते। और जैसे कि क्योंकि मैं बहुत डिटेल में इस चीज़ को एनालाइज किया है, नॉर्मली ये बोला जाता है कि भाई दिशा देखने के लिए हम अमूमन सूर्य को एक सोर्स के तौर पे सूर्य को देख लेते हैं कि भाई सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है तो उसके एक साइड पे उत्तर दिशा और एक साइड पे साउथ डायरेक्शन है। आपको पता है ये बिल्कुल गलत है, सूर्य पूर्व दिशा से निकलता ही नहीं है। आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि सूर्य सिर्फ साल में 2 दिन ही पूर्व दिशा से निकलता है, बाकी नहीं निकलता, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से निकलता है, एंड इट इज साइंटिफिकली प्रूव्ड। जब मीन राशि के अंदर 6 डिग्री का सूर्य होता है तो वो पूर्व दिशा से निकलता है, और कन्या राशि के अंदर जब 6 डिग्री का सूर्य होता है तो वो पूर्व दिशा से निकलता है। इसके अलावा साल में कभी भी पूर्व दिशा से नहीं निकलता। मतलब जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सनराइजेस इन द ईस्ट, वो गलत है? गलत नहीं है, गलत नहीं है, मैंने एग्जैक्ट ईस्ट की बात करी है। अच्छा, जब हम वास्तु को देखते हैं, जब हम एस्ट्रोलॉजी को देखते हैं, आपको पता है पूरा जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन होता है 360 डिग्री में डिवाइड होता है। ईस्ट डायरेक्शन 90 डिग्री वाली होती है, तो 90 डिग्री एग्जैक्ट अगर आपको चाहिए तो साल में 2 ही बार मिलेगी। जब सूर्य मीन राशि में 6 डिग्री का है और कन्या राशि में 6 डिग्री का है, तो ये जो टाइम स्पेन है वही उस टाइम पे ही आपको एग्जैक्ट पूर्व मिलेगा, उसके अलावा नहीं मिलेगा। तो चीज़ें बिल्कुल लिखी हुई हैं, चीज़ें बिल्कुल हैं, अब आप उसे जानते या नहीं जानते ये मैटर करता है। एंड ये जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ, मैं इसका सोर्स भी बता देता हूँ। विश्वकर्मा प्रकाश जो शास्त्र है उसके अंदर इसको बताया गया है। विश्वकर्मा प्रकाश जो वास्तु का सबसे ऑथेंटिक शास्त्र है, उसमें ये बोला गया है कि साल में 2 ही ऐसे ओकेजन आते हैं, 2 ही ऐसे मंथ होते हैं जब सूर्य पूर्व दिशा से एग्जैक्टली निकलता है, उसके अलावा नहीं होता। आपने ये गृहस्थ जीवन के बारे में कहा, तो इनके क्या रूल्स होते हैं? गृहस्थ जीवन का तो सबसे बड़ा रूल है, सबसे पहले ब्रह्मचर्य। अब अगर मैं ब्रह्मचर्य शब्द को बोलूँगा तो सामने वाले के माइंड में इमेज आएगी नो सेक्सुअल लाइफ। ब्रह्मचर्य को उसी से डिनोट किया जाता है। जबकि अगर मैं पुराने टाइम में, एंशियंट टाइम में चला जाऊँ, क्या ऋषियों की वाइफ नहीं होती थी? होती थी ना, उनको गुरु माता बोलते थे। ब्रह्मचर्य का ये मतलब नहीं है, ये रॉन्ग डेफिनेशन है। ब्रह्मचर्य का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर एज में आपको स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल को फॉलो करना, आपको जमीन पे सोना, आपको सात्विक भोजन ग्रहण करना, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना, आपको समय पे सोना। एक ब्रह्मचर्य जीवन शैली है ताकि आप अपनी बॉडी को उस आने वाले जीवन के लिए प्रिपेयर कर सको। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि आप आजीवन कुंवारे रहो। ब्रह्मचर्य के बाद ही गृहस्थ आश्रम आता है। हमारे सनातन धर्म में 4 आश्रम बताए गए हैं, जिसमें से गृहस्थ जीवन बाद में शुरू होता है, उससे पहले ब्रह्म जो चर्या है उसका पालन किया जाता है। तो क्योंकि उसमें हम इतने ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, इतने ज़्यादा प्रिंसिपल वाले हो जाते हैं कि हम आने वाली लाइफ को फॉलो कर पाते हैं, उसका बर्डन सहन कर पाते हैं। तो वो जीवन शैली होती है जो हमें मंदिर में अपनानी होती है।
इसीलिए बोला जाता है कि जब हम गृहस्थ जीवन में एंटर कर जाते हैं तो आप घर के अंदर मंदिर मत बनाइए, वहाँ पर पूजा स्थल बनाइए। और अगर आप मंदिर बना रहे हैं तो आपको उस ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। इसीलिए मंदिरों के अंदर पलंग नहीं होते हैं। आपने देखे होंगे पंडित जो है वो ज़मीन पे एक कठोर जीवन शैली को फॉलो करते हैं, कठोर प्रिंसिपल्स होते हैं उनके। सुबह सूर्योदय के साथ ही मंदिर जो है खुल जाता है। तो अगर आप किसी चीज़ को अपना रहे हैं तो आपको उस चीज़ को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, और ये रिस्पेक्ट देने का तरीका है। अन्यथा वही होगा, मैं रोज़ रोज़ मंदिर जाता हूँ, पूजा भी करता हूँ, फिर भी पता नहीं भगवान मेरी क्यों नहीं सुनता है। अरे तेरी पूजा में खोट है, तेरी पूजा सामग्री में दोष है। प्रॉब्लम वहाँ पर है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप कितनी देर तक पूजा कर रहे हैं, प्रॉब्लम यह है कि आप किस तरीके से पूजा कर रहे हैं। तो जहाँ आपका बात था कि शिवलिंग को रखें, फोटो को रखें, विग्रह को रखें, तो घर में ये सब चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। छोटा रखिए। शिवलिंग अगर आप रख रहे हैं तो आप 1-2 इंच का रखो, जिसको शास्त्रों में बोला गया 4 अंगुल। 4 अंगुल का मतलब होता है लगभग 5-6 इंच के बराबर। छोटे भी मतलब छोटे रख सकते छोटे हैं? रख सकते हैं। बट कई लोग ऐसे कहते हैं कि शिवलिंग को रखना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो तो बैरागी हैं, उन्हें गृहस्थ जीवन पसंद नहीं है। बिल्कुल ठीक बात, एकदम सही कहा आपने कि शिव जो हैं उनको वैराग्य का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। बट इसीलिए उस जो शिवलिंग को घर में स्थापित नहीं करना चाहिए। बट उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं, जब आप शिव और लिंग उनको डिकोड करेंगे तो आप उसकी डेफिनेशन एक डिफरेंट तरीके से देखेंगे। जैसे कि कुछ पॉइंट्स बता देंगे आप? जैसे कि देखिए, जो शिव है कभी भी उन्हें अकेले शिव के रूप में नहीं देखा जाता। शिव के साथ में हमेशा शक्ति जरूर, आपने देखा होगा, यूज़ होता है। वो जो कंस्ट्रक्शन है शिवलिंग की, वो अकेले शिव को डिनोट नहीं करती, शिव और शक्ति दोनों का स्वरूप है। और जहाँ शक्ति इन्वॉल्व हो जाती है वहाँ पर जो है जीवन की शुरुआत इंक्लूड हो जाती है। तो ये एक बहुत लॉन्ग डिस्कशन टॉपिक है। इसके अंदर चीज़ें दोनों ही हैं। अगर आप इसे वैराग्य की नज़र से देखते हैं तो वो भी चीज़ है, बट अगर आप इसे गृहस्थ जीवन के नज़रिए से देखते हैं तो आपको पता होगा कि अगर किसी को मन इच्छा अनुसार वर चाहिए तो उसे कौन से व्रत रखने के लिए बोला जाता है? भोले बाबा फिर क्यों बोला जाता है? अगर वो वैराग्य के प्रतीक हैं तो क्यों बोला जाता है सोमवार को जाके शिवलिंग पे जल चढ़ाइए? क्योंकि उसके ड्यूअल मीनिंग है। ड्यूअल मीनिंग को समझना जरूरी है। एक चीज़ के 2 स्वरूप हो सकते हैं। अगर आप उन्हें जो ये साधु संत होते हैं, मैं नाम मेरे जो अघोर होते हैं, वो भी तो शिव को मानते हैं, और वो बिल्कुल आजीवन जो है ब्रह्मचर्य और ये कुंवारे रहते हैं, उनके लिए वो वैराग्य है। बट जो गृहस्थ जीवन में रहते हैं वो भी शिवलिंग की पूजा करते हैं, बट वो जीवन में गृहस्थ जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, उसमें रह रहे हैं। तो हर चीज़ के ड्यूअल मीनिंग है। अब आपको किस तरीके से फॉलो करना है ये आपको देखना पड़ेगा। आप कभी पर्सनली वल्नरेबल फील करते हैं नोइंग दैट कि लोग आपके पास आंसर के लिए आ रहे हैं, बट आप खुद के लिए क्या गाइडेंस ढूंढते हैं? गाइडेंस तो हमेशा ढूंढता ही रहता हूँ एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर, वास्तु में, और ओवरऑल जो भी मैंने ये चीज़ें पढ़ने के बाद जानी है। वल्नरेबल तो नहीं फील करता हूँ। अगर आप इनडायरेक्टली ये पूछना चाहते हैं कि क्या आपको एक सुप्रीम पावर या कोई अहम एक ऐसी फीलिंग आती है, तो मुझे ऐसा कभी नहीं आती। हाँ, स्टार्टिंग में ज़रूर आती थी, जब एक काफ़ी स्टार्टिंग की एज में मेरी 1-2 प्रेडिक्शन सही हो जाती थी, जब मैं पापा के साथ इंटर्नशिप कर रहा था और सीख रहा था उनसे, तो बड़ा अच्छा लगता था कि भाई मेरी भी इंटर्नशिप, वो बड़ा अच्छा लगता था कि भाई मेरी भी जो प्रेडिक्शन है वो सच हो गई है एंड आई हैव समथिंग। बट अब नहीं लगता, अब ऐसा नहीं है, अब बिल्कुल भी नहीं लगता। अब एक वो रूटीन प्रोसेस है, रूटीन लाइफ है, और उसके अंदर किसी भी तरीके से कोई प्रेडिक्शन हो जाती है, कर लेते हैं, सच है झूठ है, नथिंग, वो सब सेम ही है। आप खुद अपनी कुंडली पर कितना विश्वास करते हैं? मेरी पर्सनल कुंडली या फिर एक सब्जेक्ट पे? खुद की पर्सनली मैं उस पर 101% विश्वास रखता हूँ। हाँ, पर ये ज़रूर है, मैं बार बार अपनी कुंडली देखता नहीं हूँ। मैं सिर्फ साल में एक बार अपनी कुंडली देखता हूँ, और वो है मेरे जन्म दिवस से पहले। जन्म दिवस से 40-45 दिन पहले मैं अपनी कुंडली देखता हूँ, इसके बाद कभी नहीं देखता। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं मानता हूँ कि अगर मैं कुंडली को बार बार देखूंगा तो शायद मैं बायस्ड हो जाऊंगा। मेरे डिसीजंस में मैं किसी भी तरीके से उतने एफर्ट्स नहीं डाल पाऊंगा, इसलिए मैं बार बार नहीं देखता। साल में एक बार देखता हूँ, क्योंकि साल में
जो मेरा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग प्लानिटरी पोजीशन चेंज होती है। जब आपका जन्म हुआ था उसी दिन जो है एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और न्यू डिफ़िकल्टीज़ आपके जीवन में एंटर करती हैं। तो उन डिफ़िकल्टीज़ और उन अपॉर्चुनिटीज़ को मैं 35-40 दिन पहले एनालाइज़ करता हूँ कि क्या क्या हो जाएगा। और जैसे सभी न्यू ईयर पे रिजोल्यूशंस लेते हैं ना कि आने वाले साल में हम क्या क्या करेंगे, मैं वो रिजोल्यूशन अपने जन्मदिवस पर, अपने बर्थडे पे लेता हूँ कि उस दिन से लेके अगले जन्मदिन तक मैंने क्या क्या करना है, बिज़नेस में कितना पैसा लगाना है, रिलेशंस में क्या क्या करना है, अब्रॉड में कहाँ कहाँ जाना है, ट्रैवलिंग करनी है, हैबिट्स और हॉबीज़, सबको मैं एनालाइज़ करता हूँ और उसके बाद में अपना आने वाले साल का ब्लूप्रिंट तैयार करता हूँ। तो और वो मेरे लिए सही भी रहता है। जब से मैं लगभग 6-7 साल हो गए हैं मुझे इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस प्रोसेस। क्या कभी आपको अपनी फ्यूचर प्रिडिक्शन को लेकर हेजिटेट फील हुआ है? अपनी पर्सनल प्रिडिक्शंस को अपने ऊपर जो मैं प्रिडिक्ट करता हूँ, हाँ, पर्सनली भी या कभी क्लाइंट पे भी आपने करी? क्लाइंट्स को लेकर तो देखिए कभी हेजिटेट फील नहीं हुआ, क्योंकि क्लाइंट्स को हमने एक बार बता दिया, अब उसका आगे लाइफ है। चाहे वो डिफ़िकल्टीज़ हो, चाहे वो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हों, वो उसने फेस करने हैं। हाँ, अगर मैं अपनी बात करूँ तो सम टाइम जो है, कई बार अगर मैंने अपने बारे में कोई देख लिया नेगेटिव पॉइंट, ऑब्वियसली अगर पॉजिटिव होगा तो खुशी होऊंगा, बट अगर कोई नेगेटिव चीज़ है, कोई डिजीज़ है या कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई सेटबैक आने वाला है, उसको देख के थोड़ा सा डर लगता है। बट फिर अगेन एक ज़िंदगी है, ज़िंदगी में आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा, कभी किसी के सहारे से, कभी अपने सहारे से। तो उसके साथ में प्रिपरेशन फिर स्टार्ट होती है कि ठीक है, अब ये जो दिक्कतें हैं इनके लिए अलग से एक रोड मैप बनाया जाए ताकि इन डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया जाए। और सेटबैक वाली बात नहीं है, बट ठीक है, वो किसी ना किसी तरीके से हैंडल हो जाता है, करना ही पड़ता है। थैंक यू सो मच रजत जी, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच वंस अगेन। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे हम चर्चा करें मिस्टर रजत सिंघल के साथ में, तो प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि किस विषय पे आप चाहते हैं कि हम यहाँ पे डिस्कस करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मिस्टर डील.in ऑन यूट्यूब और भी कई सारी अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।